Good morning children. In our previous video I had explained about कि किस तरह से in India में rebellion spread हुई थी and India win the these fights. But धीरे धीरे क्या होता है कि जगह जगह पर आपने देखा, दिल्ली देखा, आपने झांसी देखा या मेरठ देखा कि ब्रिटिशर्स की कंटिन्यूसली हार हो रही थी और इंडियंस से मान चुके थे कि अब शायद हम जीत जाएंगे। बट क्या आपको लगता है कि ब्रिटिशर्स चुप रहेंगे? नहीं। तो टुडे आई विल एक्सप्लेन द टॉपिक ऑफ द कंपनी फाइट्स बैक कि किस तरह से कंपनी ने वापस से खुद को ऑर्गेनाइज किया और वापस से कंपनी आई, यानी कि किस तरह से उन्होंने इस रिबेल को सप्रेस किया, कैसे दबाया। अननेवर्ड बाय द स्केल ऑफ द अपहेवल, यानी कि उनके अंदर ये बात आ गई थी कि ब्रिटिश आर्मी या ब्रिटिशर्स किसी भी तरह से नर्वस नहीं हुए थे और वो ये समझ चुके थे कि हमें क्या करना है, वापस पूरी शक्ति और ताकत के साथ में लड़ना है और इंडिया में अपनी जड़ें जमाकर रखनी है। द कंपनी डिसाइडेड टू रिप्रेस द रिवॉल्ट विद ऑल इट्स माइट, यानी अपनी पूरी ताकत के साथ में जिन जिन नोडल पॉइंट्स पे उनकी डिफीट हुई थी, वापस से उन नोडल पॉइंट्स को जीतने का उन्होंने निश्चय कर लिया। Then brought reinforcement from England. अब आपको लगता ही है कि कुछ तो हमको reinforcement या कुछ देना पड़ेगा या कुछ नए सुधार करने पड़ेंगे। तो इन ब्रिटिशर्स आर्मी मैनी इंडियन सोल्जर्स, और इंडियन सोल्जर्स ने इनके खिलाफ क्या करती थी, आप सबने देखा ये कंटिन्यू चल के आ रहे हैं कि सिपाहियों ने म्यूटिनी कर दी थी, यानी छोटे छोटे विद्रोह कर दिए थे। इट मीन्स ब्रिटिशर्स अंडरस्टूड कि अब इंडियन सैनिकों को रखना खतरे से खाली नहीं है, तो दे डिमांडेड द ब्रिटिश क्राउन कि सेंड देम ब्रिटिश सोल्जर्स, ताकि कल को वो हमारे खिलाफ बिल्कुल भी रिवोल्ट ना कर सके और हम इंडिया में अच्छे से अपनी जड़ों को जमा कर रख सके। तो पास न्यू लॉज दैट द रिबेल्स कुड बी कन्विक्टेड विद ईज, ताकि क्या हो कि जिन्होंने भी हमारे साथ में विद्रोह किया था या हमें इस तरह का डर दिखाना है कि अब लोग हमसे डर जाए और वापस इस तरह के रिबेल ना कर सके, यानी दोबारा से विद्रोह ना कर सके, कि जो भी हमारे अगेंस्ट गए थे उन्हें क्या पनिशमेंट दी जाए और जो हमारे साथ थे उन्हें हमें रिवॉर्ड देना होगा। रिबेल्स कुड बी कन्विक्टेड विद ईज। अब देखो धीरे धीरे अब हम एक चेस का एग्जांपल लेते हैं। तो ब्रिटिशर्स ने भी वही टेक्निक यूज करी। आप चेस खेलते हो, बहुत सारे उसमें पैदल सैनिक होते हैं, आपके हॉर्स होता है, कैमल होता है, तो अगर ये सबको अगर आप हराते जाओ तो भी अगर जब तक राजा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ब्रिटिशर्स ने भी यही सोचा कि सबसे पहले हमें सेंटर पॉइंट को क्या करना है, वापस से कैप्चर करना है। तो इन्होंने वापस से जो अपना बैक स्टार्ट किया वो दिल्ली से ही स्टार्ट किया। दिल्ली वॉज रिकैप्चर्ड फ्रॉम द रिबेल फोर्सेस इन सितंबर 1857। मई 1857 में हमने दिल्ली पर अपना कब्जा कर लिया था। पूरे सिपाही जगह इकट्ठा हो गए थे, बहादुर शाह जफर डिक्लेयर एज आवर लीडर। लेकिन अब इन्होंने सबसे पहले कहां पर अटैक किया, दिल्ली में, यानी मई टू सितंबर, बस इतने ही महीनों तक ये हमारा सेंटर बना रहा। बहादुर शाह जफर एंड हिज वाइफ जीनत महल, इन दोनों को पकड़ लिया गया, इनके बेटों की हत्या कर दी गई एंड दे वर सेंट टू रंगून जेल। रंगून बच्चे एट प्रेजेंट म्यांमार में है। एंड वहीं पर ही बहादुर शाह जफर 1862 में बहादुर शाह की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, यानी कि वापस से इन्होंने हमारे सेंटर पर कब्जा कर लिया है। अब देखिए अदर सेंटर्स। अब अदर सेंटर्स क्या लड़ना बंद कर दिया था या अदर सेंटर्स में क्या लड़ती, तो अदर सेंटर्स का पीपल कन्विक्टेड टू रेसिस्ट एंड बैटल विद द ब्रिटिशर्स, यानी कि लोग बिल्कुल नहीं रुके थे और हर सेंटर पर कंटिन्यू ब्रिटिशर्स के साथ में उनकी लड़ाई जारी थी। एंड फाइट फॉर 2 इयर्स, अब ब्रिटिशर्स ने कंटिन्यू 2 इयर्स तक इंडिया में फाइट चलती रही टू सप्रेस द रिवोल्ट। इस रिवोल्ट को दबाने में उन्हें पूरे 2 इयर्स लग गए थे, यानी 1857 से लेकर 1859 तक कंटिन्यू छोटे छोटे करके ये विद्रोह चलता ही रहा था। तो हम बात करेंगे लखनऊ की। इन लखनऊ 1858 में लखनऊ को इन्होंने वापस से कैप्चर कर लिया था। लखनऊ का मैंने पहले बताया था आपको, ब्रिटिश कद्र और उसकी मदर थी कौन, बेगम हजरत महल, उन दोनों को हराया और लखनऊ का इस नोडल सेंटर पर वापस उन्होंने कंट्रोल कर लिया। सेम ऐसे ही झांसी 1858 में झांसी की रानी भी बहुत बहादुरी के साथ लड़ी विद तात्या टोपे, लेकिन बाद में ऑल द ब्रिटिश सोल्जर्स सराउंडेड हर एंड शी वाज डाइड इन द बैटल फील्ड। देन तात्या टोपे, अब तात्या टोपे 1859 में इनकी डेथ हुई थी, क्योंकि उस टाइम पर वहां से क्या हो गए थे, निकल चुके थे। जाकर इन्होंने एज अ जंगलों में एक शेल्टर के रूप में रहे, बहुत से पीजेंट्स ने इनकी हेल्प करी और ये
टेक्निक में यूज कर रहे थे, गुरिल्ला वारफेयर, उससे ये ब्रिटिशर्स पर हमला कर रहे थे, बट बाद में ये पकड़े गए और 1859 में इनकी हत्या कर दी गई। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि वापस सारे नॉर्डन पॉइंट्स पर ब्रिटिशर्स अपना क्या करते जा रहे थे, कब्जा करते जा रहे थे। Just as victories against the British had earlier encouraged the defeat of rebel forces encouraged desertion। अब आप देखते हो कि शुरू में इनकी हार हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे वापस जीत इनकी बढ़ती गई, तो नेचुरल है इनके हौसले क्या होते गए, बढ़ते गए। यानी कि आप कहते हो कि पानी की रफ्तार एक की तरफ बह रही है, यानी हमें जीत ही जीत हासिल हो रही है, तो नेचुरल है रफ्तार क्या होगी और शक्ति क्या होगी, आपकी गेन होगी और आपका पावर एनक्रेज होता जाएगा। The British also tried their best to win back the loyalty of the people। अब ब्रिटिशर्स ने जो न्यू लॉज लाए थे इसके अंदर, जो इनकी हेल्प कर रहे थे, उन्हें ये उनके प्रति क्या बन रहे थे, लॉयल बन रहे थे, और उन्हें बोल सकते हो आप रिवॉर्ड देने की कंटिन्यू क्या कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, ताकि क्या कर सके कि जो भी जितने भी सिपाही थे जिन्होंने इनका साथ दिया था उनको ये बेनिफिट दे रहे थे, लैंडलॉर्ड्स थे उनको टैक्सेस में क्या कर रहे थे, कमी कर रहे थे, यानी कि अपने फेथफुल लोगों को ये कंटिन्यू बेस्ट टू बेस्ट सपोर्ट दे रहे थे। लिबरल पॉलिसीज टुवर्ड्स द लैंडलॉर्ड्स एंड रिबेल। अब लिबरल पॉलिसीज अपनाई इन्होंने लैंडलॉर्ड्स के, यानी कि उनको एक तो ये वादा दे दिया कि आपकी जो भी इनहेरिट आपका लैंड है वो आपको वापस मिल जाएगा, टैक्सेस आपको कम कर दिया जाएगा, आप अपनी भूमि पर अपने वहां के सर्वे करवाओगे। इसी तरह से जिन सिपाहियों ने इनका साथ दिया उन्होंने इनको रिवॉर्ड दिया। ये तो हो गया है पूरा कि कंपनी ने फाइट्स बैक किया, पर आफ्टर मार्क यानी कि इस रिवॉर्ड के बाद में क्या हुआ, क्या ब्रिटिशर्स ब्रिंग न्यू चेंजेस? हाँ, तो ब्रिटिशर्स को अब लग गया था कि ब्रिटिशर्स टू कंट्रोल फर्दर, अब हमें लॉन्ग टाइम तक अगर शासन करना है तो वी वांट टू चेंजेस आवर पॉलिसीज। तो इन्हें अपनी पॉलिसीज में क्या करने थे, चेंजेस करने थे, ताकि इंडिया में इनके पाव क्या रह सके, जमे हुए रह सके। अब इन्होंने क्या किया होगा, नंबर 1, द पार्लियामेंट ऑफ द इंग्लैंड पास ए न्यू लॉ इन 1858। इसमें क्या हुआ, द पावर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रांसफर टू द डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन। अब तक इंडिया में पूरा साम्राज्य या पूरा कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में था, बट नाउ इट गोज टू द क्राउन के हाथों में, यानी क्वीन के हाथों में अब पूरा पावर चला गया था। नेक्स्ट, ब्रिटिश कैबिनेट अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंडिया में अपना एक सेक्रेटरी अपॉइंट किया, जिसके हाथों में क्या होगा, पूरा पावर होगा, यानी कि उसे एक पूरी टीम दी जाएगी, वुड बी द वर्क विद द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को क्या करेगी, संभालेगी। यानी कि अब पावर किसके हाथ में आ गया, सेक्रेटरी के हाथों में आ। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, अब तक इंडिया में गवर्नर जनरल था, बट अब उसकी पोस्ट को चेंज कर दिया गया है। नाउ अब ये क्या कहलाएगा, वाइसराय, जो कंपनी का एक पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव होगा और कंपनी के रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा, यानी कि डायरेक्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी इसके पास आ गई थी कंपनी के थ्रू। और रूलिंग चीफ्स ऑफ द कंट्रीज वर अश्योर्ड, यानी कि सारे जितने भी हमारे रूलिंग चीफ्स थे और राजा महाराजा थे उन्हें अश्योर्ड कर दिया गया था कि अब उनके साथ में या उनके राज्य को किसी भी प्रकार से हड़पा नहीं जाएगा। देयर टेरिटरीज वुड नेवर बी अनेक्स्ड, जस्ट लाइक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, पैरामाउंटेन्स या सबस्ट्रीट अलायंसेस। और साथ ही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को एंडेड कर दिया गया कि अगर किसी राजा के बच्चा नहीं है तो वो किसी से भी गोद ले सकता है, यानी कि इस पॉलिसी को भी इन्होंने क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था। However, they have to acknowledge British Queen as their sovereign, यानी कि अब उनकी हेड थी वो ब्रिटिश सोवेरियन हो गई थी, यानी इंडिया में ब्रिटिश पार्लियामेंट ही उनकी क्या बन गई थी, हेड बन गई थी। इंडियन सोल्जर प्रपोर्शन, अब मेनली जो इन्होंने चेंज किया वो था इंडियन सोल्जर्स में। अब तक बेसिकली इनकी आर्मी में इंडियन सोल्जर्स थे, बट नाउ दे रियलाइज कि हमें रेशो किसका बढ़ाना है, यूरोपियन सोल्जर्स का, ताकि कभी भी यहाँ पर रिबेल ना हो सके। अब इन्होंने देखा था कि अवध के और इधर के बिहार के अगर यहाँ से सैनिक लेंगे तो वापस से रिवोल्ट कर सकते हैं। सो दे रिक्रूटमेंट द गोरखास, पठान एंड सिख, क्योंकि इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट कम किया था, इसलिए इन्होंने इन लोगों को रिक्रूटमेंट किया। फिर उसके बाद में क्या किया, द लैंड एंड प्रॉपर्टी ऑफ मुस्लिम वाज कन्फिस्केटेड ऑन ए लार्ज स्केल एंड दे वर ट्रीटेड वाज सस्पिशियस। मुसलमानों के साथ इनका बिहेव अच्छा नहीं था, क्योंकि एक तरह से आप देखो तो मुगल डायनेस्टी वाले रूलर क्या थे, सब मुसलमान थे, अवध बिहार यहाँ पर भी सब मुसलमान थे, तो मुस्लिम मेजोरिटी के साथ में, मुस्लिम कम्युनिटी के साथ में इन्हें सस्पिशियस भरोसा नहीं था, इसलिए उसे क्या करना चाहते थे, मेन रीजन ही मुस्लिम
कम्युनिटी को मानते थे कि इंडिया में इस रिबेल का मेन रीजन ही मुस्लिम कम्युनिटी है। द लैंड एंड प्रॉपर्टी, इसलिए इन्होंने क्या किया, द ब्रिटिश बिलीव दैट वर रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिबेल इन बिग बे। द ब्रिटिश रेस्पेक्टेड टू द हमारे कस्टम्स, हमारे रिलीजियस, इनका रेस्पेक्ट करने का उन्होंने सोचा ताकि दोबारा से कोई सोशल क्राइसिस ना हो। पॉलिसीज वर मेड टू प्रोटेक्ट द लैंडलॉर्ड्स एंड जमींदार। अब लैंडलॉर्ड्स और जमींदार के खिलाफ इन्होंने पॉलिसी बनाई कि अब आपके लैंड आपके पास ही रहेंगे, हम आपसे टैक्स वसूल करेंगे, उसमें रॉयल्टी होगी यानी कम करे जाएंगे और इनको बहुत सारी फैसिलिटीज दी जाएगी। तो आई थिंक एवरीवन हैज अंडरस्टूड अबाउट द आफ्टरमाथ क्या हुआ होगा। अब नेचुरली एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि हम इतने यूनाइट थे, सब कुछ था, फिर भी हमारी इस रिबेल में हार क्यों हुई। बेसिकली सबसे मेन पॉइंट था कि हमारा पूरा इंडिया इसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ था। आप देख रहे होंगे कि बेसिकली हमारा नदन पार्ट या फिर महाराष्ट्र और नागपुर इधर वाला पार्ट ही शामिल रहता, तमिलनाडु, चेन्नई ये वाले पार्ट हमारे शामिल नहीं हुए थे। साथ ही हमने कम्युनिकेशन की कमी थी, न्यू वेपन्स हमारे पास में नहीं थे, कम्युनिटी में एजुकेशन की कमी थी। तो बहुत सारे ऐसे रीजन थे जिसकी वजह से हम इस रिबेल में हार गए थे। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, हम भी दोबारा से अपने आप को क्या करेंगे, पावरफुल बनाएंगे और एक टाइम ऐसा आएगा जब 1947 में हमने इनको पूरी तरह से इंडिया से बाहर निकाल दिया था। तो आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड अबाउट दिस चैप्टर। बच्चे आज आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया है। अब वी विल मीट द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी लेसन 4 एग्रीकल्चर। टिल देन हैव अ गुड डे चिल्ड्रन।